चलिए अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं इसको अपने डिस्कशन को और आगे बढ़ते हैं। हमने विटगेन्स्टाइन का अर्लियर फ़लसफ़ा उसके बारे में हमने बात ऑलरेडी डिटेल में की है। वैसी तीन चीज़ें हैं समझने की लेटर विटगेन्स्टाइन में। एक मीनिंग एंड इट्स यूज, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लैंग्वेज गेम्स, और फिर क्रिटिक ऑफ प्राइवेट लैंग्वेज। नॉट वेरी इम्पोर्टेंट, फिलोसॉफिकली इम्पोर्टेंट, बट हमारे डिस्कशन के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट लैंग्वेज गेम्स है। ये है कोर जो हमको समझना है। वैसे ही करेंगे लाइक वी हैव बीन डूइंग। एक रीडिंग कर लेते हैं ग्रेलिंग की, और फिर उसके बाद इन तीनों टॉपिक्स को अलग अलग से देखेंगे। हमने बात की थी कि जब ट्रैक्टस लिखी विटगेन्स्टाइन ने तो ही थॉट फिलॉसफी के सारे मसले हल हो गए, तो ही क्विट हिज वर्क एंड लेफ्ट द प्लेस। 1929 में वापस आए कैम्ब्रिज। मैंने आपको दो स्टोरीज बताई थी जो कही जाती हैं कि व्हाट प्रॉम्प्टेड हिम टू कम बैक। तो ये कहते हैं कि मॉरिस श्लिक और फ्रेडरिक वेजमैन जो वियना सर्कल के थे, उन्होंने इनको ऑलमोस्ट कन्विंस कर दिया कि देखो भाई, आप जो कह रहे हैं कि मसले हल हुए, मसले एक्चुअली हल हुए नहीं है। You have not been able to solve all the problems of philosophy. विटगेन्स्टाइन इसके बाद बहुत लिखे, लेकिन अगर आपको याद हो पिछले बारी जब हम विटगेन्स्टाइन की बात की थी तो तब आई सेड कि ही ओनली पब्लिश्ड वन वर्क, दैट वाज ट्रैक्टस। लेकिन अब उन्होंने बहुत लिखना शुरू किया, बट दैट थिंग स्टिल होल्ड्स कि अपनी ज़िंदगी में उन्होंने एक ही वर्क पब्लिश किया। तो ये बाकी वर्क्स क्या हैं, इनके बारे में बात करेंगे। एक मैन्युस्क्रिप्ट इन्होंने प्रोड्यूस किया जिस पे इन्होंने अपनी रिसर्च फेलोशिप ट्रिनिटी कॉलेज में बेस की थी, और उसको जब आप देखें तो ऐसा लगता है कि ही वॉज इंटेंडिंग टू पब्लिश इट एज अ बुक और टर्न इट इनटू अ बुक। ये किताब एंड टुगेदर विद सम अदर राइटिंग्स ये अगले 2 डेकेड्स ये डिस्कस होती रही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस में। लेकिन विटगेन्स्टाइन खुद कभी सेटिस्फाइड नहीं थे अपने काम से, तो पब्लिश था, तो ये पब्लिश नहीं हुए। अलबत्ता इनके जो व्यूज़ थे वो तब भी मशहूर होने लगे फिलोसॉफिकल सर्कल्स में, एंड द रीजंस फॉर दैट वेर वन, वर्ड ऑफ माउथ। इंसान बात कर रहा है तो, और इससे पहले भी इनकी इज्जत तो थी ट्रैक्टस की वजह से। ऐसा तो था नहीं कि कोई आम इंसान है घर पे बात कर रहा है। whatever he talks makes news in philosophical circles. So one of the reason his views spread was word of mouth। दूसरा, कलीग से बात, और वो अपना वर्क पब्लिश कर रहे थे, विजिटर्स। और ये मैनस्क्रिप्ट्स डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे पहुंचना इन मैनस्क्रिप्ट्स का भी ये भी मशहूर हुआ। पर्टिकुलरली ब्लू एंड ब्राउन बुक्स, ये दो किताबें हैं, ब्लू एंड ब्राउन बुक, ब्लू बुक और ब्राउन बुक। ये क्या है? ये विटगेन्स्टाइन के लेक्चर्स हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, विच ही यूज्ड टू डिक्टेट। 1933-34 में ब्लू बुक और 1934-35 में ब्राउन बुक। ये इनके कवर्स पे इनका नाम है। ये मैनस्क्रिप्ट्स थे, हैंड रिटन थे, और फिर बाहर से जो कवर इन पे चढ़ाया गया था वो ब्लू और ब्राउन कलर का था, तो इस वजह से मशहूर हो गए इस नाम से।
अभी ये किस नाम से आपको मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे एज प्रिलिमिनरी स्टडीज फॉर फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस, इस नाम से आपको ये मिलेंगे। ये तभी हो चुकी थी पब्लिश। और लेटर विटगेंस्टाइन का सबसे बड़ा फिलोसॉफिकल कंट्रीब्यूशन एकेडमिक सेंस में, लिटरेचर के सेंस में फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस है। ये इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ 1953। So we have two works now. One is Tractus, one is Philosophical Investigation. Tractus is early Wittgenstein, Philosophical Investigations is later Wittgenstein. And this transition between the two, कैसे early Wittgenstein transformed into later Wittgenstein, उसके लिए ब्लू बुक और ब्राउन बुक है, प्रिलिमिनरी स्टडीज फॉर द फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस। उसमें आपको फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन का एक रुडिमेंट्री थॉट दिखेगा। विटगेंस्टाइन अपनी फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस को शुरू करते हैं ये कह के कि आप इस किताब को जब पढ़ें, ट्रैक्टस के साथ साथ पढ़ें, so that you would be able to make a comparison between the two. The implication being that this will illustrate the aspects in which the earlier work was wrong. ऐसे आपको समझ आ जाएगा पहले कहाँ पे गलती हुई थी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक क्या नाम है उनका, बार्ट एरमन, एक बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़े स्कॉलर है बिब्लिकल स्टडीज़ के, टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म ऑफ बाइबल, हिस्टोरियन ऑफ एमिनेंस, कंटेम्परेरी हैं वो भी हैं और उनकी किताबें बड़ी मशहूर है। तो while talking about gospels, there are 4 gospels in the Bible: Mark, Matthew, Luke and John. ये चारों गॉस्पेल सेम बात करते हैं in a way, because they are all the stories of Jesus. Gospel according to Mark, Gospel according to Matthew, Gospel according to Luke, Gospel according to John. तो ये चारों हस्तियाँ गॉस्पेल आपको बता रही हैं द स्टोरी ऑफ लाइफ, द स्टोरी ऑफ द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, एंड दे आर कंट्राडिक्टरी, दे कंट्राडिक्ट ईच अदर इन लॉट मेनी डिटेल्स, ऑल ऑफ दिस, बट व्हेन यू रीड देम यू वुड नॉट फील दैट। जब आप उनको पढ़ेंगे यू वुड स्टार्ट विद गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, क्योंकि वो सबसे पहले हैं बाइबल्स में, फिर मार्क है, फिर ल्यूक है, फिर जॉन है, तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा। हाँ, यही बात तो पिछले में भी हुई थी। So Bart Ehrman says here the reason for this is because you read them like this. पहले एक फिर एक फिर एक. If you read them side by side, okay, this is how Mark is describing the birth. This is how Luke is describing. This is now John is describing. Same चीज़ को जब आप तीनों चीज़ चारों में compare करोगे, then you would see that there are contradictions which are not reconcilable. तो ये मसला इस, अगर आप ट्रैक्टस के साथ भी ऐसा करेंगे कि ट्रैक्टस पहले पढ़ेंगे फिर फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस, यू वुड नॉट बी एबल टू गेट द डिफरेंसेस कहाँ कहाँ पे। तो ही इज सजेस्टिंग साइमल्टेनियसली पढ़े, सो दैट यू वुड सी वेयर वी वेंट रॉन्ग अर्लियर। इन वन सिग्निफिकेंट रेस्पेक्ट देयर इज कंटिन्यूटी। दोनों में कॉमन क्या है? अर्ली विटगेंस्टाइन और लेटर विटगेंस्टाइन में कॉमन क्या है? अभी भी ये एनालिटिकल फलसफा ही मानते हैं। कहने का मतलब अभी भी ये वो अपना फंडामेंटल बात कह रहे हैं कि फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स अराइज बिकॉज वी मिसअंडरस्टैंड हाउ लैंग्वेज वर्क्स। ये बात ये अभी यही कह रहे हैं, ये नहीं चेंज हुआ। तो चेंज क्या हुआ? चेंज हुआ ये हुआ कि पिछली बारी जो इन्होंने बताया था कि लैंग्वेज वर्क्स लाइक दिस, दैट वाज रॉन्ग। नाउ ही इज गोइंग टू टेल अस नो, लैंग्वेज वर्क्स लाइक समथिंग एल्स। पिछली बारी का अगर आपको याद होगा वो आइसोमॉर्फिक, कि कोई नाम है उसके, कैट इज़ ऑन द मैट, कैट के साथ कोई ऑब्जेक्ट होगा दुनिया में, मैट के साथ का कोई ऑब्जेक्ट होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट, कैट इज़ ऑन द मैट जो रिलेशन है ज़ाहरी दुनिया में भी कैट वुड बी ऑन द मैट। सो इट्स अ पिक्चर थियरी ऑफ मीनिंग। ये था नटशेल में पहले जो वो कह रहे थे। द ट्रैक्टस हैड आर्ग्यूड दैट लैंग्वेज हैज़ ए यूनिक अंडरलाइंग लॉजिक। अगर आप उस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो कायनात का स्ट्रक्चर भी दिख जाएगा।
जब आप उसको एनालाइज करोगे तो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, और ये एक पिक्चरिंग रिलेशनशिप रखता है। कौन चीज़? एक तो जो लैंग्वेज के अंदर प्रोपोजिशंस हैं एंड द वर्ल्ड, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? पिक्चर की रिलेशन है। लैंग्वेज इज अ काइंड ऑफ पिक्चर ऑफ द रियल वर्ल्ड, रेस्टिंग ऑन द डिनोटेटिव लिंक बिटवीन नेम्स एंड ऑब्जेक्ट्स। हर एक नाम के साथ कोई ऑब्जेक्ट वाबस्ता है। दोनों पैरेलल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, लैंग्वेज भी और कायनात भी। Philosophical investigations में the governing idea is that instead of having a single underlying essence consisting of many different practices, uh, in the philosophical investigations, the governing idea is that language, instead of having a single underlying essence, जो उन्होंने पहले कहा था, consists of many different practices. इसको विटगेंस्टाइन का लैंग्वेज गेम्स कहते हैं, ये डिफरेंट प्रैक्टिसेस जो होती है लैंग्वेज में, within each of which the meaning of the expressions consists in the uses made for them in that context. कहने का मतलब, हर एक जैसे गेम्स होती हैं, हर गेम में अपने रूल होते हैं, तो लैंग्वेज का कंटेक्स्ट एक गेम है, उस गेम के रूल्स अप्लाई होंगे उस वर्ड पे, और वो बताएगा इस वर्ड का मतलब क्या है। ये आ जाएगा आपको समझिए, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एज वी गो ऑन। और अगर बाय द एंड ऑफ द रीडिंग इट इज़ नॉट, तो आई विल टेक दैट अगेन। ये आपको समझ आ जाएगा, आई एम श्योर, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। सो दिस मार्क्स अनदर डिफरेंस बिटवीन ट्रैक्टस अप्रोच एंड विटगेंस्टाइन्स लेटर व्यू। ट्रैक्टस में ही हैड अटेम्प्टेड एक स्ट्रिक्टली सिस्टमैटिक अकाउंट लैंग्वेज का। अब वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये अप्रोच ही गलत था मेरा। Instead of devising theories to solve philosophical problems, we should seek our task as a therapeutic one. हमको मसले सॉल्व नहीं करने, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है हमको, हमें थेरेपी करनी है। फिलोसफी का काम है थेरेप्यूटिक, वन ऑफ डिसॉल्विंग दोज प्रॉब्लम्स बाय शोइंग दैट दे अराइज फ्रॉम द मिसयूज ऑफ लैंग्वेज। ये करना है हमको, थेरेपी करनी है, ये दिखाना है कि जो आप प्रॉब्लम समझ रहे हो वो एक्चुअली है ही नहीं, ये करना है। द मेटाफॉर ऑफ थेरेपी इज अप्लाइड विद परफेक्ट सीरियसनेस। विटगेंस्टाइन के खुद के वर्ड्स में, द फिलोसफर्स ट्रीटमेंट ऑफ अ क्वेश्चन इज लाइक द ट्रीटमेंट ऑफ एन इलनेस। वट इज योर एम इन फिलोसफी? टू शो द फ्लाई द वे आउट ऑफ द फ्लाई बॉटल। ये काम है आपका। मसला कब हो जाता है? When we take an expression from one context, एक गेम का रूल अब दूसरे गेम पे अप्लाई करेंगे। When we take an expression from one context to use and apply it in another where it does not belong, ये इस वजह से philosophical problems arise हुई हैं। If we look at the proper use of expressions, we will resist the temptation, the urge to misapply them. तो क्या करना है हमको? लैंग्वेज को एनालाइज करना है। We begin as the Tractus had implicitly done, by accepting the beguiling view that we learn the names of objects by associating them with objects. क्या कह रहे हैं? पहले तो हम क्या करते हैं, जब हम लैंग्वेज सीख भी रहे होते हैं, हम कैसे सीखते हैं कोई किसी भी लैंग्वेज को? बाय पॉइंटिंग आउट टू दैट ऑब्जेक्ट, कि ये होता है पेन, ये होता है खाना, ये होता है बैट, ये होता है कैट, ये होता है, ऐसे हम वी पॉइंट आउट। विटगेंस्टाइन अपनी किताब में कोट करते हैं सेंट ऑगस्टीन को। सेंट ऑगस्टीन को क्या कोट करते हैं? क्योंकि सेंट ऑगस्टीन ये डिस्क्राइब कर रहे होते कि हाउ हिज एल्डर्स पॉइंटेड एट थिंग्स एंड सेड देयर नेम्स इन ऑर्डर टू टीच हिम टू स्पीक। तो ये वही हो गई पिक्चर थ्योरी। कैट ज़ाहिरी दुनिया का कैट, और वर्ड कैट, कैट इज एन इमेज ऑफ दैट रियल कैट। On this model, says Wittgenstein, we commit ourselves to thinking that every word has a meaning. क्योंकि ऐसे ही हमने लैंग्वेज सीखी होती है, तो हमको लगता है कि ऐसा ही होगा लैंग्वेज के साथ। Every word would have a corresponding thing in the world. The meaning is correlated with the word. It is the object for which the word stands. ये लगता है हमको। Cat, what is cat? Cat stands for the cat that is there in the world.
एंड वी देन प्रोसीड टू अज्यूम दैट सेंटेंसेस आर कॉम्बिनेशन ऑफ नेम्स, जो इन्होंने ट्रैक्टस में कहा था कि फिर हम क्या कहते हैं, सेंटेंसेस क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ नेम्स, और सेंटेंस का जो लॉजिकल स्ट्रक्चर होगा वही दुनिया में भी लॉजिकल स्ट्रक्चर होगा। जैसे कैट इज ऑन द मैट, कैट का ऑब्जेक्ट कैट है, मैट का ऑब्जेक्ट मैट है जो रियल लाइफ में मैट है, मैट वर्ड का ऑब्जेक्ट जो रियल लाइफ में मैट है आपके सामने। और अब सेंटेंस में क्या है लॉजिकल स्ट्रक्चर, कि कैट इज ऑन द मैट, रियल लाइफ में क्या है, कैट मैट पे बैठा हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि पिक्चर थियरी ऑफ मीनिंग, तो हमको ऐसा लगता है कि पिक्चर थियरी ऑफ मीनिंग इज ट्रू। दैट इज इन द ट्रैक्टस व्यू इट लीड्स अस टू सर्च फॉर द एसेंस ऑफ लैंग्वेज एज समथिंग हिडन, द लॉजिकल फॉर्म अंडरलाइंग द सरफेस। लेकिन ये कहते हैं कि गलत है, लैंग्वेज ऐसे वर्क नहीं करती है। ये कहते हैं कि इनफैक्ट हाउ लैंग्वेज वर्क्स लाइज ओपन टू व्यू, हमको ये कोई लॉजिकल एनालिसिस इतना ज़्यादा डीप नीचे जाने की ज़रूरत है नहीं। As soon as we look in the right place, we see that language is not one uniform thing, but many different activities at the same time. क्या कहा? We see that language is not one uniform thing, but many different activities. क्या क्या करते हैं हम लैंग्वेज से? हम सिर्फ डिनोट नहीं करते, पिक्चर थ्योरी नहीं है। We describe, we report, we inform, we affirm, we deny, we speculate, we give commands, we ask questions, we tell stories, we make jokes, we sing, we greet, we curse, we pray, we play act, we thank, we warn, we complain, and infinite things. He even says that it's not possible to list up all the things we do with language. बहुत मुश्किल है इसको करना, not possible. Each of these activities is a language game. अब आपको समझ आ रहा होगा। ईच ऑफ दीज एक्टिविटीज इज अ लैंग्वेज गेम। जब आप एक लैंग्वेज गेम के रूल्स किसी और जैसे व्हेन अ पर्टिकुलर वर्ड इज यूज्ड टू इन्फॉर्म, then that context its meaning is xyz. Now you take that meaning and you put it in, say, when the word is used as a curse, and you put the same meaning which was there when you use the word to inform. I'll give you examples later when we will sum it up. जैसे water is H2O, यहाँ पे जो इज यूज हुआ ये एक तरीके से यूज हुआ, वाटर इज कोल्ड ये अब दूसरे तरीके से यूज हुआ। लेकिन अगर आप पहले वाली लैंग्वेज गेम का दूसरे वाली लैंग्वेज गेम में अप्लाई करते इज की मीनिंग, तो ऑन्टोलॉजिकल एग्जिस्टेंस अगर आप दूसरे में भी अप्लाई करोगे कि वाटर इज कोल्ड, दैट मीन्स जो भी कोल्ड होता है वो वाटर है, तो तब मुश्किलात होंगी पैदा, ये कह रहे हैं विटगेनस्टाइन। ईच ऑफ दीज एक्टिविटीज इज अ लैंग्वेज गेम. The term language game is meant to bring into prominence the fact that speaking of language is part of an activity. It's a form of life. The allusion to games kyun kaha? It does not imply something unserious. No, no, no. Wittgenstein is trading on the fact that there is no one thing that is common to all games. कोई सिंगल एसेंस नहीं होती, कोई डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं होती दैट मेक्स एवरीथिंग दैट्स अ गेम दैट वुड डिफरेंशिएट ऑल गेम्स फ्रॉम नॉन गेम्स। देखिए विटगेनस्टाइन के खुद के वर्ड्स में, एंड ए कोट, कंसिडर द प्रोसीडिंग्स वी कॉल गेम्स, आई मीन बोर्ड गेम्स, कार्ड गेम्स, बॉल गेम्स, ओलंपिक गेम्स एंड सो ऑन. व्हाट इज कॉमन टू देम ऑल? डोंट से देयर मस्ट बी समथिंग कॉमन, जो हम कहते हैं यूनिवर्सल्स के बारे में, देयर मस्ट बी समथिंग कॉमन और दे वुड नॉट बी कॉल्ड गेम्स। हम सबको तब सेम नाम क्यों देते हैं, जो हमने अभी तक फलसफे में देखा यूनिवर्सल्स का आर्ग्यूमेंट। ये कहते हैं आगे, बट लुक एंड सी वेदर देयर इज एनीथिंग कॉमन एट ऑल। ये मत बोलो मुझे कि देयर मस्ट बी समथिंग, शो मी समथिंग इफ देयर इज समथिंग कॉमन। फॉर इफ यू लुक एट देम यू विल नॉट सी समथिंग दैट इज कॉमन टू ऑल। कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो हर एक में होगी, बट सिमिलैरिटीज, रिलेशनशिप्स एंड ए होल सीरीज ऑफ देम। सिमिलैरिटीज मिलेंगी आपको, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, और वो तो दुनिया भर की मिलेंगी आपको। आई कैन थिंक ऑफ नो बेटर एक्सप्रेशन टू कैरेक्टराइज दीज सिमिलैरिटीज दैन फैमिली रिजेंबलेंसेस। फॉर द वेरियस रिजेंबलेंसेस बिटवीन मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, जैसे बिल्ड, फीचर्स, कलर ऑफ आइज, गेट, टेम्परामेंट एट्सेट्रा,
ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, लेकिन आप एक भी कैरेक्टर ऐसा नहीं दिखा सकते जो आपके पूरे खानदान में सेम होगा सब में. नन ऑफ इट. देयर वुडंट बी एनीथिंग. एंड आई शैल से गेम्स फॉर माई फैमिली. जैसे फैमिली है वैसे गेम्स है. In these games expressions, the quote has ended. Now we are back to our text. In these games, expressions have uses, functions, purposes, offices, roles, employment. हर एक चीज हर एक गेम के अंदर अलग से होगा एक वर्ड का. Wittgenstein Wittgenstein uses all these words to talk of what is done with them. And the general idea is that the meaning of expressions consists in the parts they play in the language games they belong to. तो किसी भी एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? What is the meaning of it? It consists in the part it is playing in the language game जहाँ पे उसको यूज किया जा रहा है. This is sometimes also described as use theory of meaning. ये कहते हैं कि इसको ये बुलाना ओवर सिंप्लीफिकेशन है, बट ये इनएक्यूरेट भी नहीं है. प्रोवाइडिंग वन रिमेंबर्स विटगेनस्टाइन्स insistence that knowing the meaning of an expression is not an inner mental state of understanding. Providing one remembers Wittgenstein's insistence that knowing the meaning of an expression is not an inner mental state of understanding, but is the technique. To know the meaning of an expression is to be the master of technique for following the rules for its use. That's what you call knowing the meaning. That you know how to use the word. ये नहीं कि आपको दिमाग में समझ आया कि ओके कैट का मतलब ये होता है. No, that's not what you call knowing the meaning. And the usage rules not just for the particular expression but of language as whole. To be a speaker is holistically to be a speaker of the whole language. And you understand the language. That is what you call understanding a language. You know how words are used. Wittgenstein insists that the rules followed in following a rule must not be understood as constituting a structure coercively determined in advance. ये ऐसा नहीं है कि रूल्स आपने पहले डिसाइड किया और अब उसको फॉलो करेंगे. नो. जैसे अर्थमेटिक के रूल्स हैं, आपने अर्थमेटिक के रूल्स सेटअप किए, अब आप मैथमेटिक्स करोगे. नो, ऐसे नहीं है लैंग्वेज में. व्हाट मेक्स अ रूल इन लैंग्वेज इज द कलेक्टिव यूज दैट स्पीकर्स ऑफ दैट लैंग्वेज मेक ऑफ इट. ये ग्रामर के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग समझिए बात. यू डोंट गेट लैंग्वेज फ्रॉम ग्रामर, यू गेट ग्रामर फ्रॉम लैंग्वेज. पहले क्या आया? पहले हम बोलना सीखे, ग्रामर की किताबें आई. पहले हम बोलना सीखे, वो जो हम बोलते रहे उसमें जो पैटर्न्स दिखे उसको ग्रामेरियंस ने किताबों में लिखा. दैट्स व्हाट यू कॉल ग्रामर. और फिर वो जो स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ ग्रामर बनता है उसके कंपैरिजन में फिर फर्दर लैंग्वेज को चेक किया जाता है जहाँ पे किसी एक का बिहेवियर एनोमलस होता है, जिसमें एनोमली होती है किसी की. जैसे फॉर एग्जांपल मैं से मुजना, सारा, इकरा या रूबिक्स, इनमें से किसी के लिए एक मेल प्रोनाउन यूज़ करो तो, लेकिन जितने भी लोग बात करेंगे दे वुड यूज़ फेमिनाइन प्रोनाउंस. तो मेरा जो एनोमली है इसको कैसे दिखाया जाएगा? अब इसको दिखाया जाएगा, ये देखें, ग्रामर डिक्टेट्स दैट फॉर वुमेन यू यूज़ फेमिनाइन प्रोनाउंस but you have used a masculine pronoun and that's how you're wrong. और ये ग्रामर लेकिन आया कहाँ से था? हमारे कलेक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज से. एंड दिस इज ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि वाई कुरान कैन नॉट हैव अ ग्रामेटिकल एरर. You can understand that now. Okay, it's not possible for Quran to have a grammatical error because Arab grammar is taken from Quran. Suppose, for example, Quran uses a particular pronoun for man. That would be the masculine pronoun now, because it's a standard text of Arab grammar. So Arab language is judged. The sentences are not used like that in Quran. That's why you are wrong. तो वहाँ पे ऐसे है.
तो इसीलिए all these later books that Quran has grammatical errors, they're all rubbish because that's not possible. ग्रामर ही वही डिक्टेट करता है. So even if at that point of time when Quran was actually revealed, it broke grammatical rules, those rules do not stand anymore. ये लगे हाथ वाला इंफॉर्मेशन था. खैर, तो कहाँ से मिलता है लैंग्वेज? कलेक्टिव यूज दैट द स्पीकर्स ऑफ द लैंग्वेज मेक ऑफ इट. So although the rules guide and provide a measure of correctness for each individual language user, है ना, एक एक को तो हम ग्रामर से कर सकते हैं गाइड. They are not like immutable railway tracks, but instead are a product of a form of language using light themselves. लैंग्वेज क्या करती है? ये रूल्स क्या करते हैं? दे रिकॉर्ड कस्टम्स, प्रैक्टिसेस. दे आर लाइक साइन पोस्टर्स दैट गाइड्स वन टू द फुटपाथ. व्हाट जस्टिफाइज और प्रोवाइड्स ग्राउंड्स फॉर देम? अगला सवाल ये है कि जो रूल्स बन गए, जो हमको मिल गए, व्हाट जस्टिफाइज दैम? विटगेन्स्टाइन का आंसर है दे जस्टिफाई देमसेल्व्स. Giving grounds comes to an end. The end is our acting, which lies at the bottom of the language game. अगर आप इसको समझेंगे, आप बहुत सारे पोस्ट मॉडर्न थॉट डिकंस्ट्रक्ट कर पाएंगे. ये जो प्रोनाउंस की बकवास चलती रहती है, ही शी इट दे आई एम, क्या कहते हैं उसको, कहते रहते हैं ना आजकल, आई आइडेंटिफाई एज एक्स वाई जेड. अगर आप ये समझ पाओगे कंसेप्ट, तो वो सारा आपके सामने इट विल फॉल फ्लैट. वो जो हर जगह कुछ दिन पहले someone said brothers and sisters in a particular room, and a feminist was quick to, oh, we don't believe in brothers and sisters, we believe in sisters and brothers. Fair. So we acquire the ability to follow the use of expressions by our training. And how do we get trained? As members of our language community. ऐसे language develop होती है. The training occurs in the form of life shared by teachers and learners alike. इसमें किसी पर्टिकुलर का रोल नहीं है. बाय द वे, विटगेन्स्टाइन की जो ये थियरी है, ये बाय एंड लार्ज इट इज हेल्ड इन वन और द अदर फॉर्म नाउ. कि हमने एक बार इससे पहले भी बात की थी कि विटगेन्स्टाइन का जो लेटर फलसफा है लैंग्वेज का, उसको बाय एंड लार्ज एक्सेप्ट किया जाता है. द शेयर्ड फॉर्म ऑफ लाइफ इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड द ग्राउंड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग द लैंग्वेज. हम जैसे जीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है लैंग्वेज का. अब इसका मतलब क्या हुआ? इससे एक बहुत बड़ा एक इम्प्लीकेशन निकलेगा. इसका मतलब ये हुआ, लैंग्वेज वुड एसेंशियली बी पब्लिक. ये छुप के अंदर कमरे में बैठ के नहीं बनती. देयर कैन नॉट बी ए लैंग्वेज नोन टू एंड स्पोकन बाय ओनली वन स्पीकर. दैट इज नॉट लैंग्वेज देन. इसको कंफ्यूज नहीं करना कि आपने अपना कोई कोड लैंग्वेज आपने और आपके ये करते रहते थे. काफ़ी लोग ये करते हैं. तो they maintain diaries where they use a particular code and they change the language so you can keep your secrets in your diary. But then for Wittgenstein, such a code is merely disguising the public language. ये कोई प्राइवेट लैंग्वेज अभी भी नहीं बनी. प्राइवेट लैंग्वेज हुई सिर्फ आपको समझ जो आए. A logically private language could not be learned in the very first place. And in any case, if being able to speak a language is having mastery of a rule following technique, then there has to be a distinction between following a rule and only thinking that one is doing so. कैसे पता चलेगा आपको कि लैंग्वेज प्राइवेट है? ये हो नहीं सकती, क्योंकि लैंग्वेज के जो रूल्स हैं वो कैसे आपको पता चलेगा आप फॉलो कर रहे हैं? There has to be some distinction between thinking that you are following the rule and actually following the rule. How would you know that unless and until the language is not public? There has to be someone who would check on the usage, and this can only be provided by others in one's linguistic community. इसका कोई और तरीका है ही नहीं. Private languages do not exist. हम इसको यहाँ बड़े superficially देख रहे हैं. ये जो प्राइवेट लैंग्वेज का मसला है, ये हम यहाँ बड़े सुपरफिशियली देख रहे हैं. इसकी फिलोसॉफिकल इम्प्लीकेशंस बहुत बड़ी हैं जो हमारे स्कोप से अभी बाहर है. हम उसको अभी टच नहीं कर रहे.
अदरवाइज ये उनको कोई ऐसा शौक नहीं था बताने का कि प्राइवेट लैंग्वेज डजंट एग्जिस्ट. The non-existence of private language would have implications in philosophy as well. A corollary of the argument in the philosophical investigations, ये जो 1953 का टेक्स्ट है, ट्रैक्टस का कॉम्प्लीमेंट्री लेटर विटकिंस्टाइन में, is that examining language to guard against philosophy generating misunderstanding leaves everything as it is. That is, does not change anything about how we view the world or ourselves, other than, of course, to liberate us from the temptation to engage in philosophy and therefore, like the fly, to get ourselves trapped in the fly bottle. ये जो नया पैटर्न है जो इन्होंने डेवलप किया, ये क्या कर रहा है? ये बिल्कुल कुछ नहीं चेंज कर रहा जो आप लैंग्वेज के बारे में कॉमन सेंस में समझते हैं. ये वही बातें कर रहे हैं पूरे. सिर्फ एक चीज़ उन्होंने की कि हाउ यू वुड नॉट फॉल फॉर फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन, वो एक एस्केप रूट इन्होंने निकाल दिया. ये कहते हैं हमारे ऑथर कि शायद ये विटगेन्स्टाइन का फाइनल व्यू नहीं है, पर हमारे पर्पस के लिए जो हम लेटर फिलॉसफी पढ़ रहे हैं वो मुकम्मल हो चुकी है. लेकिन जब आप विटगेन्स्टाइन को, इसके बाद का विटगेन्स्टाइन फ़लसफ़े का पार्ट नहीं है, ये सीरियस स्टडी ऑफ विटगेन्स्टाइन ही जो करेंगे वो पढ़ेंगे इसको. तो कहने का मतलब, if Western philosophy is part of your course in your school or your university, so you would be asked questions till now. ये जैसे इमाम गजाली के बारे में कहा जाता है कि at his deathbed he said so and so, and which is very different to what he had been writing earlier. लेकिन when you are academically, जब आपको यूनिवर्सिटी में गजाली पे सवाल पूछे जाएंगे, you would not be asked about that. You would be asked, this is Ghazali, Ihya is Ghazali, तहाफ़त इस गजाली. ये ऐसी बात हो रही है, ये जो अब बात हो रही है ये आगे की बातें हैं. तो हमारे ऑथर भी कह रहे हैं कि ये जो अभी तक हमने बातें की ये भी शायद विटगेन्स्टाइन का फाइनल फ़लसफ़ा नहीं है. लेकिन हम जो दो फ़लसफ़े जानते हैं जिसको हम एकेडमिकली टच करते हैं वो अर्ली विटगेन्स्टाइन है, लेटर विटगेन्स्टाइन है. द फाइनल विटगेन्स्टाइन इज, ही सेज, इससे भी डिफरेंट. ये कहते हैं कि जो नोट्स इनके आखिरी अयाम के हैं ज़िंदगी में, जो एलिजाबेथ एंस्कॉम ने एडिट किया और फाइनली पब्लिश हुए एज ऑन सर्टेनिटी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. ऑन सर्टेनिटी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है. अब it is the draft of an argument to the effect that we have to have some indubitable beliefs in order for us to be able to do anything at all. क्या कहा कि कुछ ना कुछ नेसेसरी है जिसको हम फाइनली ऑन द बिलीफ ही माने. वी विल हैव फॉर एनीथिंग एट ऑल टू एग्जिस्ट, टू वर्क, कुछ ना कुछ आपको सिर्फ मात्र बिलीफ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा. Only on the belief you will have to hinge somewhere. It starts with Moore's here is one hand. जब हमने मोर पढ़ा था उन्होंने हाथ उठाया था और बोला था ये हाथ है. इतना सिंपल है to start with something, और ये बिलीफ पे है. And sets out the view that discourses depend upon there being some propositions which are immune to question. कुछ ना कुछ रहेगा लास्ट में. तो इसीलिए जो भी, मैं आपको क्यों इस पे एम्फेसिस डाल रहा हूँ, जो ट्रेडिशन को क्वेश्चन करते हैं based on this argument, these are based on mere beliefs, cannot be proven, they are right. But where they are wrong is they think that what they are saying are things based on pure rational thought, which is not the case. And Wittgenstein is entirely right. There has to be something जहाँ पे finally axiomatic truths. They serve as the hinges on which the discourse turns. Or to vary the metaphor, they are the riverbed and banks through which the water of discourse flows. वाटर इसमें meander करे जितना करना है, लेकिन within the banks ही रहेगा हमेशा. Like the banks of a river, they can be eroded over time. थोड़ा right, थोड़ा left. पहले कल्चर का हिस्सा नहीं था, अब है. ये हो सकता है, लेकिन एंटायरली उसको छोड़ के नहीं जा सकता.
Like the banks of a river, they can be eroded, but that has to happen slowly. ये slowly होना चाहिए. क्यों? For the public meaning of expressions in the discourse to remain relatively stable. स्टेबल होना उसका ज़रूरी है, नेसेसरी है मीनिंग्स का, इसलिए इस प्रोसेस को स्लोली होना है. इसको मैं आपको याद दिला दूं कि सेम थिंग आई रिपीट इन माई डिस्कोर्स, दैट कल्चर को जो कहते हैं बार बार, ये आर्ग्यू करते रहते हैं कल्चर के खिलाफ के कल्चर इज़ नॉट रिजिड, कल्चर इज़ नॉट रिजिड. They are right, but what they are insinuating is wrong. That culture has to change in a jiffy. No. If culture is entirely rigid, it will die. It will die with time though. It will take some time and it will die. But if culture is too fluid, it will die in a day. हमारी meanings को last करने के लिए, for our meanings to exist over a long run, the changes have to be very slow, incremental, छोटी छोटी changes. And the good thing about culture is it does that. तो यहाँ ये लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं. कहते हैं व्हाट इज इंटरेस्टिंग अबाउट अनसर्टेनिटी, ये जो इनकी एक और किताब है पोस्ट्यूमसली पब्लिश्ड, इज दैट इट्स एन एक्सरसाइज इन स्टैंडर्ड एपिस्टेमोलॉजी. यहाँ पे ये उन सब चीज़ों से भी हट गए. अब ये प्रॉपर फलसफा जो कर रहे हैं, एनालिटिक फिलोसफर्स ने फलसफे को लिमिट कर दिया था ना एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज पे. ये कह रहे हैं हमारे ऑथर कि इसमें दिखता है कि ये वो ट्रेडिशनल फलसफा भी वापस करने लगे थे. A discussion on central and traditional philosophical problem, how to deal with skeptical challenge about the possibility of knowledge. अब आपको यहाँ पे एक और पैरेलल दिखेगा, that the answer to skepticism is finally faith. Uncertainty में वो कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें you will have to accept them, otherwise you will end up in skeptical worldview. It does not treat this as a pseudo problem that will disappear on its own. पहले ये क्या कहते थे कि ये सारी फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, आपको सिर्फ लैंग्वेज को एनालाइज करना है, दैट्स ऑल यू नीड टू डू. नहीं, अब नहीं, आप उसको सीडो प्रॉब्लम नहीं मानते, प्रॉपर प्रॉब्लम की तरह इन्वेस्टिगेट करते हैं. ये लेटर से भी लेटर विटगेंस्टाइन है, ये लास्ट विटगेंस्टाइन है. परहैप्स विटगेंस्टाइन वाज एट दिस पॉइंट मूविंग बियॉन्ड व्हाट ही हैड इंस्पायर्ड अदर्स टू एक्सेप्ट. जो लोगों के बीच उन्होंने फैलाया, अब उसी को ये चैलेंज करने लगे थे. In imitation of his approach, the unlikely idea that by itself attention to ordinary language will solve philosophical problems. As mentioned earlier, Wittgenstein की जो following थी, cult following थी. Zealous and admiring people loved him like anything. His disciples were prone to think post-Wittgensteinian philosophy could consist only in reading, accepting and expounding Wittgenstein's views. ये फिर से वही है कि विटगेंस्टाइन की बात आखिरी है, अब कुछ नहीं इसमें ऐड करने की ज़रूरत. अब फिलॉसफी क्या होगी, इसी को एक्सेप्ट करना, इसी को पढ़ना बार बार, इसी को लोगों में फैलाना. ये कहते हैं ये फिलॉसफी के लिए हेल्दी नहीं था. इट वॉज नैरोइंग द फोकस ऑफ फिलॉसफीज कंसर्न्स एंड अवॉइडिंग द क्रिटिकल एग्जामिनेशन एंड फ्रूटफुल डिसएग्रीमेंट्स जो फिलॉसफी को ग्रो करते हैं. द अर्ज टू डिसाइपलशिप ये सब के अंदर है, लेकिन ये कंस्ट्रक्टिव नहीं है. However, a more considered assessment of Wittgenstein's place in history of philosophy ये उनके मरने के 20-25 साल बाद ही हुआ. And the most valuable aspects of his thought अब हमारे सामने आ रहे हैं. ये थी विटगेंस्टाइन की रीडिंग फ्रॉम दिस टेक्स्ट. अब मैं इन 3 पॉइंट्स को क्विकली सम अप करता हूँ जो इनमें समझने की ज़रूरत थी. मीनिंग और लैंग्वेज गेम्स और क्रिटिक ऑफ प्राइवेट लैंग्वेज. क्रिटिक ऑफ प्राइवेट लैंग्वेज उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लैंग्वेज गेम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लेट्स सी. मीनिंग और वर्ड यूजेज के बारे में अर्लियर विटगेंस्टाइन क्या कहते थे, उस फलसफे को हम कहते हैं पिक्चर थियरी ऑफ मीनिंग. ये जो मीनिंगफुल प्रोपोजिशंस होते हैं, दे आर लाइक पिक्चर्स ऑफ रियलिटी. आपको याद होगा वो केस के बारे में जो विटगेंस्टाइन ने इंस्पिरेशन जिससे ली थी, कि कोर्ट में ये दिखाने के लिए कि हुआ क्या था ऑन द स्ट्रीट, दे प्लेस टॉय कार्स, सो एवरी कार रिप्रेजेंटेड हाउ इट हैपेंड ऑन द रियल इन द रियल वर्ल्ड. सिमिलरली लैंग्वेज ऑल्सो डज इट.
When you say cat is on the mat, in real world there would be a cat associated with this word cat, a mat associated with this word mat, and the cat would be on the mat in the real world. लैंग्वेज उसका एक मिरर है, एक पिक्चर है. तो इन पिक्चर थियरी ऑफ मीनिंग, मीनिंगफुल प्रोपोजिशंस दे आर पिक्चर्स ऑफ रियलिटी. जो नेम्स आप यूज करते हैं प्रोपोजिशन में, इसकी वजह से दे विल हैव फिक्स्ड मीनिंग्स. दैट इज दैट द ऑब्जेक्ट दे कॉरस्पॉन्ड टू, और ये जो वर्ड है, ये रिलेशन ये फिक्स्ड है. और ये जो कॉरस्पॉन्डेंस है दोनों की, ये फिक्स्ड है बाय रूल्स, एंड इट इज नॉट डिफाइंड बाय एनी मेंटल एक्ट. लेटर विटगेन्स्टाइन इस सबको रिजेक्ट करते हैं. ये अब नहीं मानते कि language could be constrained only to explain atomic facts, and now he lays emphasis on the usage of word. That means word का usage matter करता है, not the one that it denotes. ये कैसे इस्तेमाल हो रहा है वो बताएगा word की meaning क्या है. ये अब कहते हैं कि words का कोई inherent intrinsic meaning नहीं होता खुद से ये सिर्फ ध्वनियाँ हैं. सा ये they are just passages of air, that's all they are. Simple, they are sounds, that's all they are. The meanings depend upon how they are used. किस context में, किस game की बात हो रही है, rule वहीं पे matter करता है. तो ball से आपको क्या पता चल रहा है? कुछ भी नहीं पता चल रहा. Now in different games it means a different thing. Run means a lot of different things. Cricket में run का मतलब कुछ और है, athletics में run का मतलब कुछ और है. So the meanings depend upon how they are used and in what context they are used. So the meaning of word for later Wittgenstein is its use in the language. How is it used? Meaning एक practical aspect है language का, और ये कहाँ रहती है, ये denotative नहीं है. It lies in its use and context in which it is used. तो अब क्या है solution philosophical problems का? Philosophical problems इसलिए हैं क्योंकि हम language का गलत इस्तेमाल करते हैं. by ascribing them fixed meanings. is कैसे इस्तेमाल होता है लैंग्वेज में कहीं और आपने उससे कोई philosophical problem derive किया by applying that language game का rule elsewhere. I think therefore I am. I am a cat में am कैसे इस्तेमाल होता है, आपने वही मीनिंग उठा के I think therefore I am में डाल दिया, तो इसलिए आपकी प्रॉब्लम ये होगी. Ontological argument जो God exists का है, आप एग्जिस्टेंस कैसे यूज़ करते हैं दूसरे सेंटेंसेस में, आपने वहाँ से उठाकर उस लैंग्वेज गेम का रूल इस लैंग्वेज गेम में डाल दिया, इसलिए आपकी प्रॉब्लम बन गई. वंस वी बिगिन लुकिंग फॉर यूज रादर देन मीनिंग, वी कैन रिकनसाइल लैंग्वेज विद इट्स डिफरेंट फंक्शंस ऑफ थिंकिंग, एक्सप्रेसिंग, प्रेइंग, जो मैंने पूरा लिस्ट आपको इससे पहले बताया. और फिर हमको इन सारे वेज ऑफ यूजिंग द लैंग्वेज, इनको नॉनसेंसिकल नहीं कहना पड़ेगा. So in this context, the process of focusing on the usage and the contexts of sentences, this is called language game. And that is the main point that we need to understand in the later Wittgensteinian thought. And let's consider language games for next 5 minutes. ये विटगेन्स्टाइन का शायद सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है फ़लसफ़े में, इंक्लूडिंग द अर्लियर विटगेन्स्टाइन. दोनों को मिलाकर अगर बोले तो ये चीज़ फंडामेंटली इनका कंट्रीब्यूशन है फ़लसफ़े में. इसी को इस्तेमाल करके ये अब फ़लसफ़े की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. विटगेन्स्टाइन के हिसाब से फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स अराइज बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट यूज़ ऑफ लैंग्वेज. दे आर नॉट रियल प्रॉब्लम्स, दे आर सीडो प्रॉब्लम्स. जो भी फ़लसफ़े की प्रॉब्लम्स है, ये सीडो प्रॉब्लम्स हैं, इनका कोई हस्ती नहीं है इनकी. ये लैंग्वेज गलत इस्तेमाल की जा रही है. जब हम ये सोचते, पहले भी यही कह रहे थे, अब भी यही कह रहे थे, लेकिन लैंग्वेज कैसे गलत इस्तेमाल हो रही थी, पहले वो एक्सप्लेनेशन डिफरेंट था, अब एक्सप्लेनेशन डिफरेंट है. कहते हैं कि जब हम ये सोचते हैं कि हर एक वर्ड का एक फिक्स्ड मीनिंग है, ये पोस्ट मॉडर्न थॉट में भी होता है. जैसे ही, जब हम एक शी एक्टेड लाइक अ हीरो, तो अब उसको हो गया हीरोइन. एक्टर, मेल एक्टर फीमेल एक्टर हो गए. ये लैंग्वेज का इस्तेमाल ना पता होना है.
She is the hero of this classroom. This is a perfectly grammatically correct sentence. It is not ascribing any masculine property to the female. It is not at all doing that. खैर, आप इसको अप्लाई करें आगे, जितना भी पोस्ट मॉडर्न लैंग्वेज के साथ खिलवाड़ हो रहा है इन द नेम ऑफ जेंडर, सब आपको समझ आ जाएगा. व्हेन वी थिंक कि लैंग्वेज में वर्ड्स का फिक्स्ड मीनिंग है और फिर हम सिर्फ उस पे उसको एस्क्राइब करते हैं, वी आर इन ए डिलेमा देन. फिर हमारे अंदर ये फिलोसॉफिकल मसले पैदा होते हैं. ये एग्जाम्पल से आप समझे. हमारे पास 3 सेंटेंसेस है. मैंने एग्जाम्पल इससे पहले भी आपको दिया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ. वाटर इज H2O, वाटर इज लिक्विड, वाटर इज हॉट. ये 3 सेंटेंसेस हैं हमारे पास. यहाँ पे जो वर्ड कॉमन है एक इज है तीनों सेंटेंसेस में. लेकिन इसका जो अगर ये फिक्स्ड मीनिंग रखता है तो वाटर एंड H2O आर आइडेंटिकल देन, या वाटर एंड लिक्विड आर आइडेंटिकल देन, वाटर एंड हॉट आर आइडेंटिकल देन, यू वुड से रबिश. नहीं, ऐसा नहीं है. तो क्या होता है, क्या हुआ तब आपके सामने इस एग्जांपल में? पहले वाले में वाटर इज H2O, इज यूज्ड एज अ साइन ऑफ इक्वालिटी. लेकिन वाटर इज लिक्विड और वाटर इज हॉट, इसमें क्या हुआ? इसमें ये एज ए कॉपुलर यूज हुआ. इसीलिए ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन ग्रामर एज ए साइड थिंग पढ़ाया जाता है स्कूल्स में. वन ऑफ द रीजंस ऑफ ऑल ऑफ आवर मॉडर्न प्रॉब्लम्स. बाकी 2 सेंटेंसेस में एज ए कॉपुलर यूज हुआ. दैट मीन्स इट शोज अ लिंक और अ रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, नॉट द ऑब्जेक्ट. वाटर इज लिक्विड, लिक्विड इज नॉट एन ऑब्जेक्ट हेयर, दो इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट हेयर. अब मैं पूरा ग्रामर तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, दैट यू फाइंड ऑफ योर ओन. बट इसका स्ट्रक्चर क्या है? वाटर इज लिक्विड, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का फॉर्म है. लेकिन यहाँ पे लिक्विड एज एन ऑब्जेक्ट यूज ही नहीं हुआ है. इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. देयरफॉर द वर्ड इज छोटा सा वर्ड है बट इट हैज ए कॉम्प्लेक्स मीनिंग. इट हैज डिफरेंट ये usages. It has different meanings in different contexts. So the way to understand the correct meaning then, what is that? That is to understand the context. And the context not just in the sentence, the context in the language itself. इसको language में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इस word को, किसी भी word को कैसे इस्तेमाल किया जाता है. तो philosophical problems भी अगर हम ये अप्लाई करें विटगेनस्टाइन के हिसाब से, दे आर डिसॉल्व्ड जब हम लैंग्वेज गेम्स का प्रिंसिपल यूज करते हैं. क्या है ये? विच इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ फ्रीइंग वर्ड्स फ्रॉम प्रेजुडिसेस एंड मिसकंसेप्शंस एंड लुकिंग इनटू ऑल द पॉसिबल काइंड्स ऑफ यूजेस जो वर्ड्स के डिफरेंट कंटेक्स्ट्स में होते हैं. और इसको दिस ही कंपेयर्स विटगेनस्टाइन इन हिज बुक to letting a fly out of the bottle, that is releasing words from their fixed usage so that we can follow their way of usage and reach their right contextual meaning. There can be multiple contextual uses of words, और इस वजह से many such tools for language games can exist. और वर्ड्स को यूज भी किया जा सकता है फॉर गिविंग ऑर्डर्स, फॉर ओबेइंग ऑर्डर्स, फॉर टेलिंग जोक्स, फॉर सार्काज्म, फॉर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स. आप जब एक जगह से उठाकर वो दूसरी जगह अप्लाई करते हैं तो मसला पैदा होता है. अगेन यू शुड रिमेंबर, फ़लसफ़ा लगभग कभी मुकम्मल नहीं होता. इसको क्रिटिसिज्म इसकी होती है, ऐसा नहीं है कि विटगेनस्टाइन ने जो बात अब कही कि अब लास्ट बात है, इसके बाद अब कोई कुछ नहीं बोलेगा. नहीं, he is also subjected to fair criticism. लेकिन कुछ थॉट्स बन जाते हैं सेंट्रल थॉट्स के क्रिटिसिज्म फ्रिंज एलिमेंट से आता है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी कुरान में ग्रामेटिकल एरर्स, ये एक फ्रिंज थॉट है कि कोई कह रहा है, या सीरो एरेमिक ओरिजिन ऑफ कुरान, कोई कह रहा है ऐसे है, ये एक फ्रिंज थॉट है. ये 4 लोग कह रहे हैं कि कोई मेन स्ट्रीम थॉट नहीं है, नो वन इज टेकिंग दिस थिंग सीरियसली, ये ऐसी बात है. तो मेन स्ट्रीम बाय एंड लार्ज इस बात को एक्सेप्ट करता है. लैंग्वेज पे, फ़लसफ़े पे नहीं, फ़लसफ़े पे डिसएग्रीमेंट्स है.
ये जो बाकी सबको बकवास बोल दिया, नहीं, जो लैंग्वेज को डिस्क्राइब किया, दैट एक्सप्लेनेशन ऑफ लैंग्वेज इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फाइनर एक्सप्लेन, हाँ दिस इज राइट, ऐसे बात हो रही है, थोड़ा सा ट्वीकिंग हियर देयर वो। अब फाइनली क्रिटिक ऑफ प्राइवेट लैंग्वेज, शोना बाबू बप्पा खाया, वो सब कैंसिल हो जाएगा। आप विटगेंस्टाइन नहीं मानेंगे ऐसी कोई लैंग्वेज। कहते हैं प्राइवेट लैंग्वेज होती क्या? प्राइवेट लैंग्वेज इज नॉट एक्चुअली what two people can understand. So you can still do Shona, Babu, etc. प्राइवेट लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज जो सिर्फ एक बंदा समझ सकता है, विच ओनली वन पर्सन कैन अंडरस्टैंड। और इस लैंग्वेज में भी वही होगा, डिनोटेटिव, एक वर्ड किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, फ़ोन के लिए कोई वर्ड है, टेबल के लिए कोई वर्ड है, और ओनली वन यूज़र ऑफ दैट लैंग्वेज वुड अंडरस्टैंड द मीनिंग। ट्रेडिशनल फिलोसफर्स प्राइवेट लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हैं। मैंने आपको बोला था इसकी फिलोसॉफिकल इम्प्लीकेशंस है जो उस बुक में उन्होंने नहीं बताई थी। और खैर ट्रेडिशनल फिलोसफर्स प्राइवेट लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि जैसे ये इतना सिंपल नहीं है जितना आपको ये लगा होगा अभी 2 मिनट पहले। आई गिव एन एग्जांपल जिससे आपको बहुत ही समझ आ जाएगा कि पर्सनल लैंग्वेज क्यों मानते थे, प्राइवेट लैंग्वेज क्यों मानेंगे बाकी फिलोसफर्स। Because these are what are truly experienced by only one person who is experiencing. For example, I feel pain. Yeah, I am in pain. You can never know what kind of pain I am in. So this language is actually private. Only I know the meaning of what I am saying. आप समझ रहे हैं इसके बारे में? When I tell you I am in pain, you might give me sahanubhuti and everything. You might do my temardari and everything. But you still do not know what I am having. What if I, in my own mind of call pain, that I'm happy, I'm feeling good. Now I tell you I'm in pain, so you bring me a hot beverage like Sheldon, and I'm like I am in pain because I'm happy. So you do me that Sheldon wala there once again, and I again feel happy, and I'm in pain. So you actually never know what it means for someone to say I'm in pain. So we cannot understand or know other people's personal sensations. We can never know them. What do they see when they see you? We do not know. Also, using private language, the distinction between I and the rest of world can be easily made. For example, consider the sensation of pain. While I know when I am in pain, I cannot know your pain. And while I can relate to your description of your pain, but I still cannot know how you are feeling it. I cannot know or understand your pain completely. ये है प्राइवेट लैंग्वेज जिसको माना गया है। सोना बाबू चलेगा, टेंशन नहीं लेना अभी आप। लेकिन विटगेंस्टाइन इसको नहीं मानते, लेटर विटगेंस्टाइन वो प्राइवेट लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करते। वो इसको किस बलबूते पे रिजेक्ट करते हैं? बाय रिफ्यूटिंग द वेरी ग्राउंड ऑन विच इट इज एक्सेप्टेड। ही आर्ग्यूज that the basis for the proposition I am in pain is that based on memory. कहते हैं आप तब भी नहीं कह सकते I am in pain। अगर ये सिर्फ आपको पता है कि you are in pain, you can still not say that you are in pain. Now see how beautifully he does it. कहते हैं when you say I am in pain, then it is based on some memory. You must have felt the thing before also. And at that time you said, okay, this is pain. Now I am having what I had then. Then this is also pain. So in that case our mind feels that it is experiencing the sensation of pain. जैसे बाहर आसमान से पानी टपक रहा है और you say this is rain. Next time जब आसमान से बारिश हो रही होगी तो you would be like okay this is rain. वैसे ही फर्स्ट टाइम जब आप कुछ हुआ, उस कुछ को आपने बोला this is pain. अब जब वही हुआ फिर से you call it pain again, as experienced before and denoted as pain. But what the mind feels cannot be same as knowing. Knowing requires objectivity. You are feeling that you are in pain, but you can never be sure that you are in pain. There is no logical ground for this statement.
दैट आई एम इन पेन। कोई लॉजिकल ग्राउंड इसको कहने का है नहीं। यूजिंग दिस रीजनिंग विटगेनस्टाइन ने एलिमिनेट कर दिया यूज ऑफ प्राइवेट लैंग्वेज। और इसकी बहुत बड़ी फिलोसॉफिकल इम्प्लीकेशन क्या है? प्रॉब्लम ऑफ सॉलिप्सिज्म खत्म हो गई। दैट ओनली सॉलिप्सिज्म का प्रॉब्लम मैं आपको नटशल में एक लाइन में बता देता हूँ, दैट द कंटेंट्स ऑफ योर ओन माइंड आर द ओनली थिंग्स यू कैन एवर नो। तो जब प्राइवेट लैंग्वेज ही नहीं पॉसिबल है तो सॉलिप्सिज्म भी ख़त्म हो गया। दैट्स ऑल फॉर लेटर विटगेनस्टाइन। अब हमको क्या क्या देखना है? अब हमको शायद दो ही टॉपिक्स बचे, एक फेनोमेनोलॉजी है और एग्जिस्टेंशलिज्म है। हाँ, आई थिंक 50 we would have a half century, and by then we would have finished with Western falsafa, inshallah. And after that, we'll take political philosophies एक एक करके।